नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉ के 2022 के एमसीक्यू पेपर का सॉल्यूशन के बारे में। तो शुरू करते हैं कि 2022 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस तरह के क्वेश्चंस थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि इफ द पर्सन हैज सप्लाइड द नेसेसरीज टू माइनर, अगर कोई बंदा अगर नेसेसरी एक चीज माइनर उसको देता है, देन पर्सन शेल क्या होता है, ये बी रिम्बर्स बाय द सप्लाई बाय द रिलेटिव ऑफ द माइनर पर्सन, उसके रिलेटिव को पैसा पे करना पड़ता है। बी रिम्बर्स बाय द सच सप्लायर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी फ्रॉम द माइनर्स पर्सन, वो माइनर्स पर्सन की प्रॉपर्टी उसके लिए जिम्मेदार होती है। नॉट टू बी एंटाइटल्ड द रिइंबर्समेंट बिकॉज द माइनर इज नॉट कैपेबल टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कैपेबल नहीं है इसकी वजह से रीइंबर्समेंट नहीं होता है। या फिर बी रीइंबर्समेंट ऑफ द सच सप्लाइज बाय द फ्रेंड्स ऑफ द माइनर पर्सन एंड दोज फ्रेंड्स मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चार में से हमारा आंसर कौन सा रहेगा? अगर ये नेसेसिटीज नहीं होता तो इसका आंसर शायद अलग हो सकता था, सी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे नेसेसिटी सप्लाईज की बात चल रही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर है बी, दैट इज रीइंबर्स फ्रॉम द सच सप्लाईज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर्स पर्सन। नेसेसरी सप्लाई के लिए ये रूल बनाया गया है कि उसको आपकी प्रॉपर्टी में से उसको पे करना पड़ेगा। ही हिमसेल्फ इज नॉट लायबल, यानी वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप उसको पनिशमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट ये है जो है हमारा सेक्शन 68 के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोहिनी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष हैज अ लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर ये केस बना था? क्वेश्चन हमारा ये पूछा था कि ये दामोदर दास घोष और मोहिनी बीवी के बीच में जो था केस किसके बीच में था? एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एंड इन इनऑपरेटिव एब इनिशियो, शुरुआत से वो नहीं बोल सकता, माइनर पर्सन के लिए है। विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो ये जो केस बना था वो कंसिडरेशन के लिए बना था, या फिर ऑब्जेक्ट के लिए बना था कि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है कि या नहीं है, या फिर इंटेंशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो ये जो मोहिनी बीवी वर्सेस दामोदर दास का जो केस था वो माइनर्स के लिए था कि ये इनऑपरेटिव होता है, आप उसको कुछ भी सप्लाई करते हो तो। सो आंसर आएगा ए, दैट इज एन एग्रीमेंट विथ और माइनर or by the minor is void and inoperative ab initio. Next question देखते हैं कि which of the following agreement is not declared as void agreement by the Indian Contract Act 1872, यानी किसको हम void contract declare नहीं करते? Okay, so agreement by the way of beggar, agreement the contingent of the impossible event, agreement in the resistance of the trade, या फिर agreement with the charitable subscriptions where the promise of the stranger of the promise to make the commitment, यानी वे ऑफ बेगर एग्रीमेंट जो है वो आप उसको नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, आप वॉइड नहीं कहते, या फिर इम्पॉसिबल इवेंट में जो कंटीजेंट होता है एग्रीमेंट कंटीजेंट का, या फिर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, या फिर चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम पहले देख लेते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट होते कौन कौन से। तो यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट पार्टीज है, म्यूचुअल मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स है, ऑब्जेक्ट अगर आपका अनलॉफुल है तो वॉइड हो जाएगा, या फिर अनलॉफुल इन अ पार्ट होता है कंसिडरेशन, या विदाउट कंसिडरेशन होगा, या रिस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज, या फिर रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड। ओके, तो ये वॉइड है। और ये सारा इम्पॉसिबल एक्ट्स है, वे ऑफ वेगर है, ये सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया। तो क्या नहीं है? सो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आपका आएगा वे ऑफ वेगर। तो वे ऑफ वेगर इज ए नॉट डिक्लेयर एज वॉइड, ये वॉइड नहीं है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद देखते हैं कि बाय द हैडली एंड द बेंटेक्स डेथ ऑफ द लीडिंग द केस बेस्ड ऑन, ये प्रिंस के ऊपर ये केस बना था। तो ये केस डैमेजेस की था, रिसेशन का था, या फिर क्वांटम ऑफ मेरिट्स का था, या फिर इंजेक्शन का था। तो ये जो केस बना था ये हमारा केस, तो हम यहाँ पे एक पूरा केस लेके आए हैं कि ये था लैंडिंग द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉ केस एंड सेटिंग द लैंडिंग रूल्स टू बी डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो उसके ऊपर आपको जो पेनल्टीज लगती है या जो डैमेजेस देना पड़ता है उसके लिए ये केस बनाता है। तो हमारा आंसर होगा ए, दैट इज फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे था, व्हेन अ पर्सन इज अनयूजुअली सॉरी यूजुअली अ साउंड माइंड, नॉर्मली अनसाउंड माइंड है ये पर्सन एंड ऑकेशनली वो साउंड माइंडली वर्क करता है, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा? ही कैन एंटर इनटू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स,
ही मे एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ही इज इंटरवल ऑफ द साउंड माइंड, जब से अच्छा है वो पागल नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ही मे नॉट बी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इवन द इंटरवल ऑफ द साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी अगर वो ऑकेजनली अनसाउंड और साउंड दोनों सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या फिर ही कैन ओनली एंटर टू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज कंप्लीटली क्योर ऑफ द अनसाउंड ऑफ माइंड। तो ऐसे केसेस में यहाँ मेंशन किया है कि अगर वो ऑकेजनली अनसाउंड रहता है, तो जहां जब भी वो साउंड माइंडेड होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे आंसर हमारे पास बनेगा बी, दैट इज ही मे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज एन इंटरवल ऑफ द साउंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अटेनिंग ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ द माइनॉर्स एग्रीमेंट, माइनॉर्स एग्रीमेंट जो होता है वो पर्दा अगर माइनॉर के बाद मेजर हो जाता है तो क्या होगा वो एग्रीमेंट का, कैन बी रेक्टिफाइड, उसको सुधार सकते हैं हम, या फिर बिकम इलीगल हो जाएगा वो, या फिर वो वैलिड हो जाएगा, या फिर कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम। तो माइनॉर्स एग्रीमेंट एक बार माइनॉर के साथ किया गया, वो मेजोरिटी अटेंड कर भी लेता है तो उसे हम रेटिफाई नहीं कर सकते। सो आंसर इज डी, वो कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय। यहाँ पे लिखा हुआ इसमें तीन शर्तें होती है। कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एंड हैंस नो ऑब्लिगेशन इवन अराइज ऑन हिम और द थेरेंडर, कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता। सेकंड, माइनॉर्स पार्टी कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द अटर्निंग द मेजोरिटी, वो मेजोरिटी अटेंड करने के बाद भी वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, सुधार नहीं सकता, अनलेस अ लॉ स्पेसिफाइड अलाउड हिम, and no court will be allowed the specific performance of the contract with the minors because it is void। ओके, वो void ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट बाय द इडियट और माइनर। तो हमें पता ही है कि इडियट या माइनर पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, इलीगल होता है, या फिर वैलिड होता है। तो वैलिड तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इडियट या फिर माइनर पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरुआत से ही क्या होता है, इनवैलिड होता है। सो इट्स एन वॉइड एब इनिशियो, इसका आंसर रहेगा, इसलिए हम कहते हैं वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following are the not the exceptions of the rule that the contract without consideration is void? कौन सा ये एक्सेप्शन नहीं है कि विदाउट कंसिलेशन ये void हो जाएगा? an agreement made with an account of natural law and affection, charitable subscription, या फिर promise to pay the time bearer debts, या फिर agreement of the marriage settlement and the family arrangement। तो ऐसे केसेस में ये एक्सेप्शन नहीं है, इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये एक्सेप्शन है, वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बैरड डेब्ट्स, लीव एंड द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये है एक्सेप्शन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है कि इसमें से हम देख सकते हैं कि तीन चीजें तो हमारे पास आंसर में दे रखी है। तो नॉट एक्सेप्शन के वाले में है हमारे पास मैरिज सेटलमेंट एंड फैमिली अरेंजमेंट। तो आंसर इज डी, एन एग्रीमेंट विद द मैरिज सेटलमेंट एंड द फैमिली अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following contract is created by law without intentions of parties to it? यानी ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ ने क्रिएट किया है विदाउट इंटेंशन ऑफ पार्टीज? क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्यूटरी, या फिर एम्प्लॉयड, या फिर एक्सक्यूटेड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज विदाउट इंटेंशन ऑफ पार्टीज होता है उसे क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया था क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन नॉट सेल द गुड्स? कब वो जो उसको माल मिला है वो बेच नहीं सकता है? तो वैन द थिंग्स फाउंड इन द डेंजर ऑफ द पेरिशेबल, यानी वो चीज बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, या फिर वैन द ओनर कैन नॉट बी रिजनेबल डिलीजेंस टू बी फाउंड आउट, जो ओनर नहीं ढूंढ पाता, या फिर वैन द ओनर फाउंड आउट बट द रिफ्यूज टू पे द लॉफुल चार्जेस। ये तीनों केसेस के अंदर अगर वो पेरिशेबल है तो उसे बेचना पड़ेगा। अगर ओनर रिजनेबल नहीं मिल रहा था, आप ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा, तो भी आपको उसको बेचना पड़ेगा, या फिर वो लॉफुल चार्जेस नहीं पे कर रहा तब भी उसको बेचना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कैन नॉट बी सेल। तो व्हेन द फाइंडर ऑफ द गुड्स इज नीड मनी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये इससे मेल नहीं बैठता। तो ऐसे केसेस में ये कैन नॉट बी सेल द गुड, कि उसको जरूरत है तो उसने बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, which of the following reasons is not an excuse for the non performance of contract because of the supervening impossibility? तो सुपरवीइंग इम्पॉसिबिलिटी के तहत अगर वो कोई कौन सा एक्सक्यूज नहीं कर सकता रीजंस के अंदर, तो फेलियर ऑफ द थर्ड पार्टी, चांसेस ऑफ चेंजेस ऑफ लॉ, यानी लॉ में चेंज आ गया, आउटब्रेक ऑफ वॉर्स यानी वॉर छिड़ गया, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द थिंग्स, वो चीज ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेज ऑफ थिंग्स
वो एक्सक्यूज नहीं चलता, नॉट एन एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग is the transactions collected in the illegal agreements are ओके तो कौन से ट्रांजेक्शन इलीगल एग्रीमेंट के कलेक्टेड था उसे क्या कहते हैं? सो नॉन अफेक्टेड बाय द मैनर, उसे कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। ऑल्सो ट्रीट विद द इलीगलिटी, या फिर इट्स अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पेंटिंग। तो अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो सपोज ये इलीगल ही मेंशन किया गया है, तो एंड देन कलेक्टर ऑफ एन इलीगल एग्रीमेंट है तो इट्स एन वैलिड एग्रीमेंट, वो वैलिड एग्रीमेंट किया जाएगा। इनवैलिड है एग्रीमेंट वर्ड किया गया है, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं बताया गया, एग्रीमेंट शायद इलीगल हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, when the two parties make an identical offers to each other, अगर दोनों बंदे एक दूसरे को एक जैसी ऑफर देते हैं, then ignorance of the each other offers, एक दूसरे की ऑफर जाने बिना, तो वो कौन सी ऑफर कहलाएगी? क्रॉस ऑफर कहलाएगी, काउंटर ऑफर हो जाएगा, अनएम्बिगियस ऑफर हो जाएगा, या फिर डेफिनेट ऑफर हो जाएगा। तो एक दूसरे को सेम अमाउंट सेम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो, और सेम अमाउंट है तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। सो इट्स अ क्रॉस ऑफर, आंसर ए। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ये क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एंड द नो स्ट्रेंजर एंड नो थर्ड पर्सन कैन स्यू अपॉन इट, यानी दो बंदों के बीच में अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट तो तीसरा कोई इसमें नहीं आ सकता। सेकेंड, द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, या फिर इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एंटर्ड बाय देन कॉम्पिटेंट पर्सन। तो ये प्राइवेसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी और प्राइवेसी के बारे में है, नहीं तो कोई तीसरा बंदा इसके अंदर एंटर्ड नहीं हो सकता। ओके, सो आंसर विल बी ए, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एंड द नो स्ट्रेंजर और द थर्ड पर्सन कैन शो अपॉन। नेक्स्ट है, मिस्टर ए प्रॉमिस टू डू एंड नॉट टू डू समथिंग इन द कंसिडरेशन ऑफ बी, ओके, एंड बीज प्रॉमिस टू डू नॉट टू डू समथिंग इन द प्रॉमिस इज कॉल्ड, यानी ए ने बोला है कि ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा, और बी ने बोला भी हाँ कोई बात नहीं, मैं भी ये करूंगा ये नहीं करूंगा। ओके, तो इसे कौन से प्रॉमिस कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सोशल प्रॉमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर एग्रीमेंट कहते हैं? इट्स एन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, दोनों ने एक दूसरे की शर्तों के साथ काम किया है, सो इट्स एन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल रूल ऑफ द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के जनरल रूल में कौन सी चीज नहीं आती? इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, यानी इट्स समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, वो उसके लिए बंधा हुआ नहीं होता। द नीड टू बी एडेक्वेट, वो प्रॉपर होना चाहिए कंसिडरेशन। इट मे बी द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, वो कंसिडरेशन प्रेजेंट में मिलना चाहिए, या फिर पास्ट में मिल गया होगा, या फिर फ्यूचर में मिलने वाला हो, या इट मस्ट मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, यानी वो उसकी इच्छा से आता है। तो यहाँ पे वो जनरल रूल के अंदर बाकी के तीनों आ जाते हैं, लेकिन डिजायर ऑफ प्रॉमिसर नहीं होता, वो उसकी इच्छा नहीं होती यहाँ पे, उसको देना पड़ता है अगर वो काम हो गया तो। ओके, तो इट्स मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, डी इज योर आंसर, इट्स नॉट द जनरल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द बेगरिंग एग्रीमेंट, बेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर कौन से एसेंशियल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से ये कौन सा नहीं है? प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी वर्ड, अनसर्टेन इवेंट, no contract, no control over the events, and the out of the natural law and affections। तो बेगरिंग एग्रीमेंट के बारे में जो एसेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स, उसे हम कहते हैं बेगरिंग एग्रीमेंट्स। तो बेगरिंग एग्रीमेंट्स में यही कंडीशंस होती है। An acceptance is not according to the mode prescribed, but the offerer decide to keep quiet in such cases are, यानी अगर जो एक्सेप्टेंस है वो जो मेंशन किया गया है वो एक्सेप्टेंस जिस तरह से बोला था उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो चुप रहता है तो मतलब क्या हो गया? कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की कायदा इसको मंजूरी नहीं देगा, या फिर वॉइडेबल हो गया। तो अगर वो चुप रहता है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, उसने स्वीकार कर लिया अगर कुछ नहीं बोल रहा तो इट्स एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इट्स आंसर इज ए, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए सेल्स हिज कार टू बी, ए ने अपनी कार बी को बेच दिया, ए हैज राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द कार फ्रॉम बी, उसको पैसा लेना ही चाहिए उसके सामने क्योंकि कार बेच ली है, बी ने ले भी ली है। तो दिस राइट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? जस्टिन रैम, या फिर जस्टिन पर्सोनम, या फिर जस्टिन द रैम एज वेल एज पर्सोनम, या फिर मोरल राइट्स। तो यहाँ पे जो होता है कि इट्स एन जस्टिन पर्सन, आंसर इज बी। तो क्या मतलब होता है? तो
Vested personam is a Latin term that refers the legal rights or the claim against a specific person. आप जिसने कार ले ली है तो उसके पास आप पैसा लेना, आप उसके पास लीगली पैसा ले सकते हो. दिस राइट इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल और एंटिटी हु इज एन सब्जेक्ट टू द क्लेम. If the person is right that is creating obligations on the particular individual or entity, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर केस कर सकता है, उसका अधिकार है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी चीज इसमें एसेंशियल नहीं है, यानी नहीं होगी तो भी चलेगा. दैट पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. भाई कॉम्पिटेंट तो होने चाहिए टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, द कंसर्न ऑफ द पार्टीज आर द मस्ट बी फ्री. वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो भी सही है. अगर फ्री कंसेंट होगा तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. इंटेंशन ऑफ पार्ट में मस्ट बी क्लियर. लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए, या फिर मस्ट बी इन राइटिंग. तो यहाँ पे आप देखो तो लीगल रिलेशनशिप होगा, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा, तभी वैलिड होगा. फ्री तो होनी ही चाहिए, क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए. तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है. नॉर्मली ये बेसिक कंडीशन आता है, राइटिंग में ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी एसेंशियल कंडीशन में नहीं आता है. सो आंसर इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन ऑफर. ऑफर किसे कहेंगे? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, आप किसी बंदे को ऑफर करने के लिए इनवाइट करोगे तो उसे ऑफर कहेंगे. या फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, आप अपना इंटेंशन डिक्लेयर करते हो तो उसे ऑफर कहेंगे. एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग द रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स अ लॉस्ट कैट. अब द एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि मेरी कैट को कोई जो कोई भी ढूंढ के लाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे. या फिर एन ऑफर मेड इन जोक. तो ऐसे केसेस के अंदर हम कहेंगे कि दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑफरिंग टू रिवॉर्ड. ये एक तरह का ऑफर है, आप ढूंढ के लाओ और ले जाओ पैसा अपना. तो वो जो चीज है इट्स वन टाइप ऑफ ऑफर. ओके, सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे बी ऑफ मे बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट व्हेन. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कब? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो, या फिर इंजेक्शन ऑफ एन एडेक्वेट रेमेडी हो, या फिर damages आर द नॉट एडेक्वेट रेमेडी, या फिर द कॉन्ट्रैक्ट इज एन अनसर्टेन. तो ऐसे केसेस में जब कोर्ट क्या होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर सकता है. अगर कोई भी किसी बंदे को कोई डैमेजेस हुए, अब वो एडेक्वेट नहीं है तो आप उसको पूरा पैसा नहीं दे रहे हो, तो ऐसे केसेस के अंदर स्पेशल परफॉर्मेंस यहाँ पे आता है, कोर्ट ने मेंशन किया है. सो आंसर इज सी, दैट इज डैमेज आर नॉट एडेक्वेटली रेमेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ द टाइम लिमिट इज नॉट स्पेसिफाइड. अगर कोई टाइम लिमिट ही नहीं है सो ऑफर मस्ट बी गिवन विद इन. कितने टाइम में वो ऑफर खत्म हो जाएगा? रिजनेबल टाइम के अंदर, 1 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर, या फिर मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर. तो हर एक चीज के लिए ऑफर का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हर एक का एक रिजनेबल टाइम होता है. तो वो रिजनेबल टाइमिंग के अंदर ऑफर खत्म हो जाता है. सो आंसर इज ए, दैट इज रिजनेबल टाइम. कोई स्पेसिफिक टाइमिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है. When a person is not deemed to be the positions of the dominate the will of the another. यानी दूसरे की जो इच्छा है उसके ऊपर डोमिनेट उसके पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे केसेस में where he holds a real and apparent authority over the others, उसके ऊपर अथॉरिटी मेजर करता है या रियल एपरेंट होता है. when it stand for the fiduciary relation, या फिर when he make it and the contract with the person who is the mental capacity is temporary or permanently affected by the reason of age, illness, mental or the bodily distress, या फिर where he makes an agreement with the minor. तो ऐसे केसेस में यहाँ पे नॉट द पोजीशन, वो कौन सी टाइप के पोजीशन में नहीं होता है. तो द fiduciary रिलेशंस के अंदर ये नहीं होता है. स्टैंड विद द fiduciary रिलेशन के अंदर वो डोमिनेंस नहीं हो सकता उसके ऊपर. नेक्स्ट. Which of the following reasons in an excuse for the non-performance of contract because of the supervised impossibility. तो ऐसे केसेस में कौन से एक्सक्यूज होते हैं, दैट इज रीजंस फॉर द एक्सक्यूज, कि ये मैं काम नहीं कर पाया तो इसकी वजह क्या हो सकती है. दैट इज डिस्ट्रक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, या फिर डिफिकल्टीज ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, या फिर लॉकआउट्स ऑफ द सिविल डिस्टर्बेंस. तो ऐसे केसेस में डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि आपको परफॉर्म करते टाइम पे अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, ऐसे केसेस में आप उसका एक्सक्यूज दे सकते हो कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओ. तो आंसर इज बी, दैट इज डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस. नेक्स्ट. वेदर ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस इंडिपेंडेंट. हर एक बंदा अपनी इंडिपेंडेंटली प्रॉमिस परफॉर्म कर रहा है.
irrespective of the fact whether the other party has performed or will or to perform his promise or not. ये सामने वाला अपना काम करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता, उसने अपना काम कर दिया. ओके, द प्रॉमिस आर किस तरह की प्रॉमिस होगी? इट्स म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, या फिर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, या फिर म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट एंड कंडीशनल एंड डिपेंडेंट. यहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं है, तो कंडीशनल डिपेंडेंट हो नहीं सकता. सेकेंड थिंग, यहाँ पे डिपेंडेंट भी नहीं हो सकता. वो अदर पार्टी करेगी नहीं करेगी वो देख ही नहीं रहा है, वो अपना काम कर रहा है. दैट्स इंडिपेंडेंट. सो इट्स अ म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट. योर आंसर आंसर इज ए. तो म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट. उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स इज लाइक. अगर आप किसी का गुड्स ढूंढ लेते हो तो किस तरह के हो? पहली की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या बायर की तरह होती है, एक ट्रू ओनर की तरह होती है, या फिर पाउनी की तरह होती है? अगर किसी की चीज आपको मिलती है तो अगर आप उसको संभाल सकते हो तो एक अच्छे ओनर की तरह, जैसे आप अपनी खुद खुद की चीज को संभालते हो उसी तरह आपको संभालनी चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. लॉ भी यही कहता है. सो आंसर इज सी, दैट इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द प्रॉमिसर हैज टू मेक हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी वो अपना परफॉर्मेंस करता है, एंड इफ द सेम इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिस, वो अपना काम कर देता है लेकिन सामने वाला उसको पसंद नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं ये काम सही नहीं किया. So the promisor is not responsible for the non-performance and does not thereby the loss of rights under the contract. यानी वो प्रॉमिसर जो होता है वो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि सामने वाले बंदे ने अपना काम नहीं किया या फिर अपना अधिकार गवा देता है. प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉट डज दे लॉस हिज राइट्स. उसका राइट नहीं जाता. सही बात है, उसका राइट कहाँ से जाएगा, वो पैसा तो मांगेगा ही. एंड द प्रॉमिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस बट लॉस हिज राइट्स, या फिर promisor is responsible for the non performance and also his rights under the contract. तो यहाँ पे राइट या नॉन परफॉर्मेंस की वजह से राइट नहीं जाएंगे उसके. सो आंसर नॉट डज नॉट ही thereby लॉस हिज राइट्स. वो अपना लॉस यानी अपना राइट्स नहीं गवाता. भले ही सामने वाली पार्टी ने काम नहीं किया है, उसने अपना काम नहीं किया, लेकिन उसके पास जो अधिकार है कि उसने तो अपना काम कर दिया है, तो वो उसका अधिकार रहता है कि वो अपने सामने पैसा लेना है या फिर काम करवाना है तो करवा सकता है. नेक्स्ट है कि पार्टी ए ओन्स रुपीज 50,000 टू पार्टी बी. उसको 50,000 लेने थे मिस्टर ए को मिस्टर बी से. पार्टी बी एक्सेप्ट 30,000 इन द फुल सेटलमेंट. पार्टी बी ने क्या मतलब 30,000 में फुल सेटलमेंट कर दिए. तो दिस इज कॉल्ड, ये किस तरह का हो गया? इट्स एन रिमिशन, या फिर नोवेशन, या फिर ऑल्ट्रेशन, या फिर कैंसिलेशन. तो उससे 50,000 का 30,000 में सेटलमेंट कर लिया, ए ने ले भी लिया, तो उससे हमने क्या कर दिया कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया. इससे इसका मतलब होता है इसको हमने सुधार दिया, इट्स कॉल्ड नया बना दिया, इट्स कॉल्ड नोवेशन. सो आंसर इज बी, दैट इज नोवेशन. नेक्स्ट, when a contract consists of the reciprocal promise and such reciprocal promise are to be the simultaneously performed. reciprocal promise होती है और दोनों simultaneously उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं. सो promisor need to perform his part of his promise first. promisor को पहले अपना काम करना पड़ता है, या फिर promisor need not to perform his part of promise unless the promise is ready to willing to perform his reciprocal. यानी वो अपना काम करेगा तभी मैं अपना काम करूंगा, ऐसा होता है. इट्स एन promissory ड्यूटी टू रिमाइंड द promisee टू परफॉर्म हिज पार्ट. कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अभी तेरी बारी है, उसको याद करवाते रहेगा कि भाई तो अपना काम कर दे. या promisor must compel the promises to perform his part the promise under the contract. ओके, उसको कंपेल करेगा कि आप अपना काम कर दे. सो यहाँ पे जो होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर, दैट इज द प्रोमिसर नीड नॉट टू बी परफॉर्म हिज पार्ट. यानी उसको काम नहीं करना है, अगर काम किया तभी उसको पैसा देना है, अगर नहीं किया है तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है. तो ये इज द परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ अनलेस द प्रॉमिस इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म. यानी वो तैयार होता है तभी आप अपना काम करो. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट, तो ये थे हमारे पास कितने एमसीक्यूज जो हमने 2022 के पेपर्स के थे, उससे हमने ट्राई किया है सॉल्व करने के लिए. तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हैव अ गुड डे.